So good morning friends, welcome to my channel Edward Wings and 10 क्वेश्चन पर डे सीरीज़ प्लस 5 करंट अफेयर सीरीज़ में जो है आपका स्वागत है। आज डे 11 है, इससे पहले 10 दिन की वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी सारी डिटेल एंड लिंक्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज के जो इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन है जिसमें 10 स्टैटिक के क्वेश्चन और 5 करंट अफेयर के क्वेश्चन रहते हैं उसको डिस्कस करते हैं। और आज अब से जो सीरीज़ चल रही है उसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है वो थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं, 5 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो वही चीज़ चल रही है, तो ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उस चीज़ पर बुरा मत मानिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन आपका जो है वो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 की जो रिपोर्ट आई है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, उसके ऊपर 3 स्टेटमेंट है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। पहला है, इट इज़ अ बाईएनियल रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया विच हैज़ बीन मैंडेटेड टू असेस द फॉरेस्ट एंड ट्री रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है पहली। बाईएनियल रिपोर्ट क्या होगी है, जो कि 2 साल में एक बार आती है। ठीक है, वंस इन अ 2 ईयर, वंस इन अ 2 ईयर जो रिपोर्ट आती है उसको हम बाईएनियल रिपोर्ट कहते हैं। और इसको तैयार किया जाता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसके पास मैंडेट है कि भारत के जो जितने भी फॉरेस्ट और दूसरी ट्री रिसोर्सेज हैं उसको मैनेज करने की। ठीक है, दूसरा जो आपका स्टेटमेंट रहता है, दूसरा स्टेटमेंट है कि एरिया वाइज मध्य प्रदेश हैज़ लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आगे जो भी है। ठीक है, तो बिल्कुल ये भी सही स्टेटमेंट है। जो ये रिपोर्ट आई है इसके मुताबिक यही है कि मध्य प्रदेश जो है एरिया वाइज जो है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है एंड दूसरे नंबर पर जो है वो अरुणाचल प्रदेश है और आगे की जो है ये स्टेटें हैं। तो ये भी सही स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट है, इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कवर एज परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज के मामले में फॉरेस्ट कवर की परसेंटेज कितनी है, उसमें टॉप 5 स्टेट्स जो है वो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर एंड नागालैंड है। तो ये भी बिल्कुल सही है। एरिया वाइज जो है आपका मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है और परसेंटेज वाइज जो है भैया आपका मिजोरम नंबर 1 पर है। दूसरे नंबर पर दोनों ही जगह अरुणाचल प्रदेश जो है वो सिट करते हैं। तीनों ही स्टेटमेंट इस बार की सही हैं। 2022 की रिपोर्ट नहीं आएगी, 21 की आई है, 19 की आई थी, अब 2023 में आएगी। तो यही रिपोर्ट 21 की जो आई है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 1, 2 एंड 3 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रसाद स्कीम। प्रसाद स्कीम जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। तो आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इसको लेकर सही है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट है कि द नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज एगमेंटेशन ड्राइव, ये इसकी फुल फॉर्म है, इज़ द सेंट्रल सेक्टर स्कीम विद कंप्लीट फाइनेंशियल असिस्टेंट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये स्कीम जो है ये बिल्कुल सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और सारी फंडिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होती है। 2 तरह की स्कीमें होती हैं, सेंट्रल सेक्टर होती है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड होती है। जो सेंट्रल सेक्टर स्कीमें होती हैं पूरा खर्चा उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है, और जो स्पॉन्सर्ड स्कीमें होती हैं उसमें रेशो एक रहती है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है, कुछ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसमें सारी जो फाइनेंस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि द स्कीम हैज़ बीन लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इन द ईयर 2014-15 with vision of focus on infrastructure development to harness pilgrimage and heritage tourism destination for direct and multiplier effect on employment generation and economic development। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी सही है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा जो है ये 2014-15 में ये स्कीम लॉन्च की गई थी और इसका यही मकसद था कि जो भी पिलग्रिमेज साइट हैं या जो दूसरी हेरिटेज साइट हैं जहाँ पर लोग आते हैं, विजिट करते हैं, वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पर जो जाने वाली सड़कें हैं या दूसरा रहने का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बूस्ट किया जाए ताकि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो और देश की भी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और हो सके। ठीक है, और तीसरी स्टेटमेंट है, द स्कीम एम एट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट टू इनविसाज वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ द साइट विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन टूरिस्ट फैसिलिटी। तो ये भी सेम चीज़ वही होगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर ही जोर दिया जाता है स्कीम के अंदर, जो भी पिलग्रिमेज साइट है या जो भी टूरिस्ट साइट है उसके ऊपर। ठीक है, तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। 1, 2 एंड 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है, टॉप स्कीम जो है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम जो है TOPS स्कीम है, इसको याद रखिएगा। टॉप्स स्कीम है, हाल ही में लॉन्च की गई है। इसके ऊपर कुछ स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो पहली स्टेटमेंट है, टॉप्स जिसकी फुल फॉर्म है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम इज़ अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स विच इज़ एन अटेम्प्ट टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू द इंडियन टॉप एथलीट्स। ठीक है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये एक ऐसी स्कीम है जो कि इंडिया के जो टॉप एथलीट्स हैं उनको कहीं ना कहीं पर फाइनेंशियल असिस्टेंट या दूसरी फैसिलिटी जो है जहाँ पर वो प्रैक्टिस करते हैं वो उसकी
की असिस्टेंस जो है उन्हें प्रोवाइड की जाए, और ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स की स्कीम है। ठीक है, दूसरा है कि द स्कीम लुक टू ऐड प्रीमियम टू प्रिपरेशन ऑफ दीज एथलीट्स सो दैट दे कैन विन द मेडल इन द ओलंपिक। ठीक है, वही स्कीम आ गई, वही चीज़ आ गई कि जो एथलीट्स हैं हमारे उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, जिनके पास ट्रेनिंग फैसिलिटी नहीं है उनको ट्रेनिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, पैसे भी दिए जाए, ताकि जो है वो इस काबिल बन सके कि ओलंपिक में जो है भारत के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा मेडल ला सके। ठीक है, तो दूसरी स्टेटमेंट भी सही है, पहली भी सही है, तो दोनों ही इसका आंसर रहेगा, बोथ 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपकी स्वदेश दर्शन स्कीम जो है, जो कि एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर की स्कीम है। ये स्कीम जो है किस चीज़ के बारे में है? ठीक है, पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं से आ गया, स्वदेश दर्शन स्कीम कौन सी स्कीम है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर के द्वारा लॉन्च की गई है। 3 फैक्ट्स यहीं से आपको पता चल जाते हैं। और इसका मकसद क्या है? तो इसका मकसद है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट। ठीक है, जो टूरिस्ट सर्किट है, थीम बेस्ड टूरिस्ट सेक्टर्स जो है वो बनाए जाएँ और उनकी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट जो है वो की जाए। ठीक है, तो पहला जो है ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लक्षद्वीप यूटी को लेकर कुछ स्टेटमेंट्स हैं, ये आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है। ठीक है, पहला है लक्षद्वीप इज़ अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट ऑफ केरला। लक्षद्वीप जो है क्या केरला के हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आता है? तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, लक्षद्वीप जो है वो केरला हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आता है। ठीक है, यानी लक्षद्वीप में कोई केस अगर आपको करना है तो आपको केरला हाई कोर्ट में जाकर ही आप कर सकते हैं। ठीक है, बाहर दूसरे की स्टेट में नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा है वन रिक्वायर एन एंट्री परमिट इशू बाय लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन टू विजिट दिस आइलैंड। कि अगर आप लक्षद्वीप के आइलैंड पर जाना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको लक्षद्वीप यूटी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे पहले परमिट लेना पड़ेगा, तभी जाकर आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, आपको परमिट की ज़रूरत पड़ती है अगर आपको लक्षद्वीप में जाना है, ऐसे नहीं जा सकते। ठीक है, एंड तीसरा इट इज़ अ यूनी डिस्ट्रिक्ट यूनियन टेरिटरी। यूनी डिस्ट्रिक्ट यूनियन टेरिटरी होगी जिसमें पूरी स्टेट या पूरी यूटी में एक ही डिस्ट्रिक्ट है। तो बिल्कुल लक्षद्वीप जो है एक यूनी डिस्ट्रिक्ट टेरिटरी है, एक ही डिस्ट्रिक्ट है, जितने भी इसके आइलैंड है उसको एक ही डिस्ट्रिक्ट काउंट किया जाता है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, 1, 2 और 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका ब्रिक्स के जो बैंक है, ब्रिक्स का बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक। आपको पता है ब्रिक्स का बैंक है, वर्ल्ड बैंक की लाइंस पर जो है इसको बनाया गया है ताकि वेस्टर्न कंट्रीज़ जो अपना मनमानी करती हैं वो मनमानी वो ना करें, कि वो यहाँ पर अपने ब्रिक्स मेंबर ही हैं, थोड़े बहुत जो हैं वो और मेंबर भी हैं। ठीक है, आइए बताते हैं स्टेटमेंट्स में देखेंगे। ठीक है, पहला इट वाज इस्टेब्लिश ड्यूरिंग द 6th ब्रिक समिट इन फोर्टजाला 2014 एंड मेंबर ऑफ ब्रिक्स कैन ओनली बी अ मेंबर ऑफ बैंक। ठीक है, तो ये कहा गया है कि ये 6th ब्रिक समिट जो हुई थी फोर्टजाला में तब बनाया गया, तो बिल्कुल सही, आधा स्टेटमेंट सही है। लेकिन नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है कि सिर्फ ब्रिक्स के मेंबर ही इसके मेंबर बन सकते हैं, तो ये गलत है। ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स के मेंबर तो उसके मेंबर हैं ही हैं, इसके अलावा भी जो है बाकी लोग भी इसके मेंबर बन सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप हाल ही में देखोगे तो इजिप्ट जो है इसका रीसेंट मेंबर बना है। हाल ही में जो सबसे रीसेंट मेंबर ब्रिक्स बैंक का बना है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का, वो इजिप्ट बना है। इसके अलावा जो है अगर आप देखोगे तो बांग्लादेश इसका मेंबर है, आप देखोगे तो यूएई इसका मेंबर है, और भी इसके साथ साथ एक तो मेंबर और भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रिक्स के कंट्री ही इसके मेंबर बन सकते हैं, बाकी भी बन सकते हैं अगर वो कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेट करते हैं। ठीक है, दूसरा है एवरी मेंबर हैज़ वोटिंग राइट इन प्रोपोर्शन टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ द बैंक। वर्ल्ड बैंक में आपको पता है जितना पैसा दोगे, ज़्यादा पैसा आप दोगे भी क्या, उन्होंने फिक्स करके रखा है कि जो इतना पैसा देगा उसको इतनी वोटिंग मिलेगी, जो ज़्यादा पैसा देगा उसको ज़्यादा वोटिंग है। जैसे यूएस को ज़्यादा जो है वोटिंग राइट्स वहाँ पर मिलते हैं, भारत को कम है, चाइना को भी कम है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर प्रोपोर्शन टू द कंट्रीब्यूशन, जितना आप कंट्रीब्यूशन दोगे वैसे ही आपको वोटिंग राइट्स नहीं मिलते। जो भी ज्वाइन करेगा उसको एक वोटिंग राइट मिल जाएगा, चाहे उसके जितने भी पैसे कंट्रीब्यूशन हो। तो दूसरी स्टेटमेंट भी गलत है। तीसरा है इट्स हेडक्वार्टर इज़ इन शंघाई चाइना। तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है, चाइना के शंघाई में जो है इसका हेडक्वार्टर है, और स्टेटमेंट 3 जो है वो सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है फेरा को लेकर है, FCR, सॉरी फेरा नहीं है, FCR है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को लेकर कुछ स्टेटमेंट है। पहला है कि द एक्ट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एंड एनी कंट्रीब्यूशन अबव 25,000 रिक्वायर्स द अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री। ठीक है, तो बिल्कुल पहला स्टेटमेंट सही है, होम मिनिस्ट्री के द्वारा जो है ये इम्प्लीमेंट किया जाता है। और बाहर से अगर कोई भी 25,000 से ज़्यादा की कोई भी अमाउंट अगर बाहर से आपको मंगवानी है
तो आपको जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, उसके बिना आप नहीं मंगवा सकते। तो सही स्टेटमेंट है। दूसरा, अंडर द एक्ट ऑर्गेनाइजेशन रिसीविंग फॉरेन फंड आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देमसेल्फ एवरी 10 ईयर, कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन इस एक्ट के अंदर पैसा बाहर से ज़्यादा मंगाना चाहती हैं 25,000 से ज़्यादा, तो उनको हर 10 साल बाद जो है यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ता है। तो ये स्टेटमेंट आधी गलत है आधी सही है, क्योंकि यहाँ पर 10 साल नहीं, आपको हर 5 साल बाद जो है यहाँ पर रजिस्टर करना है अगर आपको इस एक्ट के अंदर जो है पैसा मंगवाना है। ठीक है, तो ओनली वन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका फॉरेक्स रिजर्व को लेकर है कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ें भारत के फॉरेक्स रिजर्व में मौजूद रहती हैं या भारत के फॉरेक्स रिजर्व में रखी जाती हैं। तो एसडीआर जो है स्पेशल ड्राइंग राइट बिल्कुल होते हैं, आईएमएफ की टोकन करेंसी है हम कह सकते हैं। गोल्ड जो है बिल्कुल ये भी रखा जाता है। जीएनपी जो है ये कोई एसेट नहीं होता, इसको हम कैसे रख सकते हैं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है कि भारतीय सिटीजन्स कितना पैसा कमा रहे हैं, तो ये फॉरेक्स रिजर्व में तो कुछ नहीं रखा जाता ऐसा नाम का। ठीक है, उसके बाद रिजर्व टैंक के रखे जाते हैं और फॉरेन करेंसी एसेट भी रखे जाते हैं। तो 1, 2, 4 एंड 5 इज़ द राइट आंसर। थर्ड जो है वो गलत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टर्म भारत माता वाज पॉपुलराइज्ड बाय। ठीक है, भारत माता हमारी कंट्री को भारत के नाम से जाना जाता है और इसे माता के नाम से भी जाना जाता है, भारत माता कहते हैं। तो ये टर्म किसने जो है हम कह सकते हैं पॉपुलराइज की भारत में, तो ये की थी श्री अरबिंदो ने। ठीक है, तो श्री अरबिंदो जी ने भारत माता टर्म जो है उसको पॉपुलराइज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। आपको पता है हब्बल टेलीस्कोप रहता था नासा का, उसको रिप्लेस करके अब उसकी लाइफ ख़त्म हो गई, तो उसकी जगह जो है अब इसको जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है उसको जो है स्पेस में लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो उसको लेकर कुछ स्टेटमेंट है, कौन सी स्टेटमेंट सही है आपको बताना है। इट इज़ अ जॉइंट एफर्ट ऑफ नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये जो है एक जॉइंट वेंचर है, मिलकर बनाया है। इसको नासा ने बनाया है जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, यूरोप की स्पेस एजेंसी और साथ ही साथ कनाडा की स्पेस एजेंसी, तो तीनों ने मिलकर इसको बनाया है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा, इट्स मेन एम इज़ टू सर्च फॉर ओनली डवार्फ प्लानट। क्या सिर्फ डवार्फ प्लानट को ही देखती है, तो गलत स्टेटमेंट है। सिर्फ डवार्फ प्लानट को नहीं देखती, उसके अलावा भी स्पेस में जितनी भी हरकतें हो रही हैं उस सब को ये देखती है। स्टार्स कैसे बन रहे हैं, गैलेक्सीज कहाँ पर हैं, ब्लैक होल्स कहाँ पर हैं। हाल ही में इसके द्वारा कुछ पिक्चर्स भी जो हैं वो आई हैं, हफ्ता 10 दिन पहले की बात है, जिसमें स्टार्स की जेनेसिस कैसे हो रही है उसको बताया गया है। ठीक है, तो सिर्फ डवार्फ प्लैनेट नहीं देखती। ठीक है, तो पहली ही स्टेटमेंट सही है, ओनली वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मनी बिल इज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। ठीक है, आर्टिकल मनी बिल जो है भारत में भारत के संविधान के कौन से आर्टिकल के अंदर मनी बिल जो है जिसको डिफाइन किया गया है। तो आर्टिकल 112 जो है ये आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ रिलेटेड है, याद रखिएगा। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको आप बजट भी कहते हैं, ठीक है, देसी भाषा में बजट कहते हैं, वैसे जो है ऑफिशियल टर्म जो है उसकी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। लेकिन 12 के अंदर ये नहीं आता। मनी बिल जो है ये आपका आर्टिकल 110 के अंदर इसको डिफाइन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पीएम गति शक्ति। इसी साल के बजट में जो है काफ़ी सारी स्कीम्स लॉन्च की गई हैं, जिसमें इससे एक स्कीम जो है वो आपकी पीएम गति शक्ति है। ठीक है, इसको लेकर कुछ स्टेटमेंट है, बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहला है, इट इज़ अ डिजिटल प्लेटफॉर्म टू ब्रिंग 16 मिनिस्ट्री इंक्लूडिंग द रेलवे एंड रोडवे टुगेदर फॉर इंटीग्रेटेड प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेटेड इम्प्लीमेंटेशन। तो बिल्कुल इसमें 16 मिनिस्ट्री एक साथ आती हैं, जिसमें रेलवेज़ भी है, रोड्स भी है। इसमें यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलपमेंट करनी है हमें। जितने भी ट्रांसपोर्ट का सेक्शन है, चाहे पोर्ट हो, चाहे रेलवेज़ हो, चाहे एयरपोर्ट्स हो, जहाँ से भी गाड़ियाँ चलती हैं या सामान सप्लाई होता है, लॉजिस्टिक जहाँ से हैंडल होते हैं, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी डेवलपमेंट की जाए, चाहे वो फिर रोड का हो, चाहे एयरपोर्ट्स का हो, चाहे वाटरवेज का हो। ठीक है, तो 16 मिनिस्ट्रीज जुड़ कर आ रही हैं और मिलकर जो है प्लानिंग कर रही हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इट विल प्रोवाइड इंटीग्रेटेड एंड सीमलेस कनेक्टिविटी फॉर द मूवमेंट ऑफ पीपल, गुड्स, सर्विसेज फ्रॉम वन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू द अनदर। बिल्कुल वही चीज़ जो मैंने आपको बताई कि इसमें जो है कनेक्टिविटी जो है उसको इम्प्रूव किया गया है, ताकि लोग सामान जो सर्विसेज जो हैं एक रास्ते से दूसरे रास्ते पर ईजिली जा सकें, उनका खर्चा कम हो सके। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, बोथ 1 and 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका एनबीएफसीज को लेकर है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर है।
कौन से स्टेटमेंट सही है? 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है सही कौन सा। पहला है एनबीएफसीज कैन एक्सेप्ट टाइम एज वेल एज डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, टाइम डिपॉजिट आपकी जो होती हैं जो कि एक वक्त पर दिए जाते हैं, जैसे एफडीज़ वगैरह होगी जो कि 1 साल की है तो 1 साल बाद ही मिलेगी, पहले आप निकालोगे तो उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। और आपकी डिमांड डिपॉजिट होगी जो कि जब आपका मन करेगा, आज आपका मन कर रहा, आज आपने पैसे जमा कराए हैं, 2 बजे आप निकाल लीजिए, डिमांड है आपकी तो आपको मिल जाएगा उस वक्त। जैसे आपके सेविंग अकाउंट होंगे, करंट अकाउंट होंगे, ये आपकी डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं। ठीक है, तो एनबीएफसीज जो हैं इनको कौन से डिपॉजिट जो हैं ये मिलते हैं? पहला क्या है कि ये टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट दोनों को एक्सेप्ट कर सकती हैं, तो ये गलत स्टेटमेंट है। टाइम डिपॉजिट इनको मिल सकता है लेकिन डिमांड डिपॉजिट इनको नहीं मिलता। ठीक है, उसके बाद है कि दे कैन ऑफर डेबिट कार्ड टू देयर कस्टमर, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। एनबीएफसीज जो हैं ये डेबिट कार्ड अपने उसको नहीं दे सकते, डिमांड डिपॉजिट ही नहीं है जब, तो डेबिट कार्ड देकर क्या करना है? सिर्फ एफडीज़ वगैरह करा सकते हैं, तो उसका तो मैच्योरिटी पीरियड है, उसके बाद ही आपको निकालना है, तो डेबिट कार्ड देने का फ़ायदा ही क्या। एंड आखिरी है एनबीएफसीज डिपॉजिट आर नॉट इंश्योर्ड बाय आरबीआई। एंड एनबीएफसीज के डिपॉजिट जो हैं वो आरबीआई के द्वारा इंश्योर्ड नहीं होते। जैसे बाकी बैंकिंग में अगर आप डिपॉजिट दे रहे हैं तो वो जो है वो इंश्योर्ड होते हैं। ठीक है, उसमें अगर आपका बैंक कोई क्रैश हो गया मान लीजिए, तो पहले 2 लाख लिमिट होती, 2 लाख आपको मिल जाता था कम से कम, अब 5 लाख हो गई है। तो बैंक कोई डूब गया, आपने पैसे जमा करा रखे हैं, वो इंश्योर्ड है अगर आरबीआई से, तो आपको कम से कम 5 लाख तो चलो मिल ही जाएंगे आरबीआई की तरफ से। ठीक है, तो जो एनबीएफसीज के डिपॉजिट्स हैं ये इंश्योर्ड नहीं होते, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये इंश्योर्ड नहीं होते। इसमें अगर पैसा डूबा बेचा तो डूब गया फिर, ठीक है, उसको कोई नहीं देगा आपको। तो सिर्फ तीसरा स्टेटमेंट जो है वो सही है। उसके बाद जो है 14th क्वेश्चन आपका G7 कंट्रीज़ को लेकर कुछ स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहला है G7 इज़ अ ऑफिशियल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विद लेजिस्लेटिव पावर दैट मीट पीरियोडिकली टू एड्रेस द इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड मॉनिटरी इशू। तो आधा स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल इंटरनेशनली इकोनॉमिक और मॉनिटरी इशूज़ में डिस्कस किए जाते हैं, हर साल मिलता है, लेकिन ये कोई ऑफिशियल ग्रुप नहीं है और ना ही इसके पास कोई लेजिस्लेटिव पावर है। ठीक है, ना ही लेजिस्लेटिव पावर है, ना ही ये ऑफिशियल ग्रुप है। तो पहला स्टेटमेंट जो है ये आपका गलत है। दूसरा है G7 कंट्रीज कंसिस्ट ऑफ यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा एंड जापान। तो बिल्कुल पहला स्टेटमेंट सही है, G7 कंट्रीज जो हैं उसमें ये 7 कंट्रीज आती हैं और एशिया से सिर्फ जापान कंट्री है जो कि इसमें आती है। ठीक है, एंड आखिरी है G7 वाज फॉर्मली रेफर टू एज G8 अंटिल रशिया वाज सस्पेंडेड। कि हाँ, पहले कुछ देर पहले तक, कुछ साल पहले तक इसको G8 कहा जाता था और रशिया भी इसका मेंबर था। बाद में रशिया को निकाल दिया गया 2014 में, जब क्रीमियन पेनिनसुला को रशिया ने एनेक्स किया, तो उसकी रिटेलिएशन में जो है G8 से रशिया को निकाल दिया गया। तो पहले ये भी सही स्टेटमेंट है, पहले G8 होता था, अब G7 हो गया। ठीक है, और सही स्टेटमेंट कौन सी है? तो 2 और 3 इज द राइट आंसर। और आखिरी क्वेश्चन जो है आज का वो आपके सिडिशन लॉ को लेकर है। सिडिशन लॉ को लेकर कुछ स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सी सही है। पहला है इट वाज ड्राफ्टेड बाय थॉमस बेबिंगटन मैक्यूले। ठीक है, मैक्यूले का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो बिल्कुल एंड इंक्लूडेड इन आईपीसी इन 1870। ठीक है, 1870 में आईपीसी में भी इसको डाला गया और बनाया गया है थॉमस बेबिंगटन मैक्यूले के द्वारा। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा, इट इज़ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, की इसमें आपको फिर बेल मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नॉन बेलेबल ऑफेंस ऐसी बात भी नहीं है कि आपको बेल मिलेगी ही नहीं, इसमें या फिर मजिस्ट्रेट से आपको परमिशन लेनी पड़ती है, मजिस्ट्रेट को सारी हालात बताओगे, अगर वो सेटिस्फाइड है तभी आपको बेल मिलेगी, अदरवाइज़ इतनी आसानी से बेल नहीं मिलती, इसलिए इनको नॉन बेलेबल कहा जाता है। बेल मिल जाती है, ऐसी कोई बात नहीं कि मिलेगी नहीं। तो ये भी सही स्टेटमेंट है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। और आखिरी स्टेटमेंट है कि बाल गंगाधर तिलक वाज द फर्स्ट पर्सन टू बी चार्ज विद सेडिशन लॉ फॉर एक्साइटिंग डिसअफेक्शन थ्रू हिज आर्टिकल इन केसरी। केसरी न्यूज़पेपर का नाम है इनके। ठीक है, तो जब ये लॉ बना उसके बाद जो सबसे पहला बंदा इसके अंदर लॉ के अंदर गिरफ्तार किया गया था वो बाल गंगाधर तिलक ही थे, क्योंकि केसरी आर्टिकल, केसरी न्यूज़पेपर में काफ़ी जो है गवर्नमेंट की खिलाफी करते थे, जिसकी वजह से उनके ऊपर सेडिशन लॉ लग गया। ठीक है, सेडिशन मीन्स देशद्रोह। ठीक है, देशद्रोह। आजकल तो इसका यूज़ जो है काफ़ी आम हो गया है, आप लोगों ने भी देखा ही होगा। ठीक है, तो तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, 1, 2 एंड 3 इज़ द राइट आंसर। और आज की इतने ही क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट जो है आपको कल जो है दूसरी वीडियो भी मिल जाएगी। पेपर नज़दीक है तो पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से और रिवाइज करते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।